तो आज हम अपनी इकोनॉमिक्स 11th की ना पहली क्लास करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन सब चीजों को हम पहले समझेंगे। और हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं ये सब भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स है बेसिकली स्टडी एंड स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा कि इकोनॉमिक्स है एक स्टडी किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। और जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है ना, इसको हम दो लेवल पे पढ़ते हैं। पहला लेवल हमारा है कि इकोनॉमी एज होल एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्या बोला हमने कहा स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक, तो एक बार दोबारा से ऊपर से चलते हैं भाई, समझ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी है स्टडी प्रॉब्लम, और इकोनॉमी है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स and these economic problems are studied at two levels, and first level is economy as a whole and study of individuals. economy as a whole जो हमारी होती है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो ऑलरेडी लिख लिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इंडिविजुअल स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे वर्ड से माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी जो इंडिविजुअल के ऊपर जो भी जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हैं। और एक इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी सिस्टम जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। तो मैं इकोनॉमी को यहां पे ले आता हूं। व्हाट इज इकोनॉमी? पहले हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब हम इकोनॉमी देख रहे हैं। ठीक, तो इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि इट रेफर्स टू अ कंट्री या कोई सिस्टम, a country or system where economic activities such as production, consumption and investment take place now। एक बार इसको दोबारा से लेके चलते हैं फ्रॉम द वेरी टॉप, और एक बार में सारी चीजें समझते हैं क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है और समझते हैं इन बातों को। तो हमने कहा कि इकोनॉमी एक स्टडी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, जिनको हम दो लेवल में पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल एंड इकोनॉमी एज अ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इकोनॉमी एज अ होल होती है यानी हम पूरे सिस्टम को एक बार में यानी इसकी स्टडी करते हैं एज अ होल, कलेक्टिवली हम उसकी स्टडी करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। एंड इंडिविजुअल्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। फॉर एग्जांपल माइक्रो को समझ लेते हैं कि एक हाउस होल्ड
हाउस होल्ड बेसिकली क्या हो गए, जैसे मेरा घर, आपका घर, एक हाउस होल्ड या एक इंडिविजुअल फर्म, उसकी उसके बारे में स्टडी करना कि वो फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचती है, कितना बेचा जनवरी के महीने में, जून के महीने में या जुलाई के महीने में, उसकी पोजीशन क्या है, अर्निंग क्या है, ये सारी बातें एक हाउस होल्ड के लेवल पे अगर हम स्टडी करते हैं या फर्म के लेवल, यानी माइक्रोइकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल स्टडी से कंसर्न्ड है कि अगर वो कभी भी स्टडी करेगा तो कि सिर्फ एक यूनिट की स्टडी करेगा, मतलब या तो एक हाउस होल्ड की करेगा या तो एक फर्म की करेगा, है ना। इसीलिए इसको हम माइक्रोइकोनॉमिक्स बोलते हैं और इसको आप प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हो, माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हो। मैक्रोइकोनॉमिक्स जैसे मैंने बोला एट लार्ज, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड एक फर्म की बात करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक मार्केट में या एक इकोनॉमी यानी कंट्री के अंदर, सिस्टम के अंदर जितने भी फर्म्स हैं या जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनकी कलेक्टिव स्टडी, यानी सबको एक बार जोड़ लेता है वो और सबकी स्टडी एक साथ करता है, तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि नेशनल इनकम की स्टडी, यानी नेशनल इनकम क्या होती है, पूरे देश की स्टडी। नेशनल इनकम स्टडी एक देश की इनकम को पता लगाया जाता है इसके अंदर, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक, स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक देश में रोजगार कितना मिल रहा है लोगों को, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब फॉर ईटीसी, ऐसी सारी स्टडी जो इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरी कंट्री की बात करता हो, कंट्री के ऊपर लेवल पे वो स्टडी करता हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के ऊपर बात करता हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब इसमें की पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी को मैंने नीचे लिख लिया कि इकोनॉमी रेफर्स टू अ कंट्री और अ सिस्टम जिसके अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी, जैसे प्रोडक्शन करना चीजों का, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना बेटे, कंजम्पशन, अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनको कंज्यूम भी किया जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब भाई बिना पैसा लगाए आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे कंजम्पशन हो, इसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टेक प्लेस। अब ये तीनों ही चीजें यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दिया। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग क्यों करेंगे, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों, आखिर क्यों सर, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है? सो दैट पीपल, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रोटी, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें रोटी। रोटी जब हमारे पास हमको रोटी मिल जाती है, फिर क्या चाहिए, प्रॉपर क्लॉथिंग, प्रॉपर शेल्टर, जिसको हम बोलते हैं लिवलीहुड। क्या बोलते हैं, लिवलीहुड। सो दैट पीपल कैन अर्न अ लिविंग, जिसको आप सिंगल वर्ड में बोलते हो लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, कि अपनी जीविका को कमा सके, रोटी कपड़ा मकान कमा सके। इसलिए हम ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आप देखो, मैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंड फॉर व्हाट, व्हाई, टू अर्न माय लिविंग, जिससे मैं एक अच्छी फैसिलिटीज को यूज कर सकूं, रोटी कपड़ा मकान परचेज कर सकूं। तो सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड है इकोनॉमिक्स की। अब एक चीज यहाँ पे मिसिंग है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, और वो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि आखिर सर ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है क्या, जिनकी हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम मेजर 3 ही पार्ट में बांट देंगे और 3 बातों से समझ लेंगे, और ये जो बातें हम डेली बेसिस पे हम फेस करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है डेली बेसिस पे आप फेस करते हो।
सबसे पहली वो प्रॉब्लम है आपकी कि अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। यहां पे हम ये बात समझ लेते हैं भाई कि देखो इंसानों की, यानी हम एज इंसान ह्यूमंस, हमारी जो बॉन्ड है ना वो अनलिमिटेड है भाई। आज हमें रोटी का बड़ा मकान मिल गया, फिर हम सोचेंगे यार एक अच्छी साइकिल होती, फिर एक साइकिल के बाद हम सोचते हैं यार एक अच्छी सी बाइक होती, यार बाइक के बाद अच्छी सी कार होनी चाहिए थी। तो इस तरह से हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। हम अगर किसी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो इच्छाएं होती हैं फिर वो बढ़ जाती हैं। हर बार हमारी इच्छाएं बदलती और बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है। बट इस बॉन्ड को सेटिस्फाई यानी पूरा करने के लिए क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं? नहीं है। तो हम कहते हैं अनलिमिटेड बॉन्ड्स तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कह लो या स्कैर्स रिसोर्सेज कह लो, स्कैर्स रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो स्कैर का मतलब होता है रेयरिटी, लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो तो बहुत लिमिटेड है भाई। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते भाई। मेरी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, अब उस 50 रुपए का 50 रुपए किलो आम आता है और 50 रुपए किलो सेब आता है। मैं दोनों में से कोई एक ही चीज खरीद सकता हूं, या तो मैं एप्पल खरीदूंगा या तो मैं मैंगो खरीदूंगा, है ना। मैं दोनों चीजें नहीं ले सकता, यानी मेरी बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड है भाई। मैं एप्पल भी चाहता हूं, मैं मैंगो भी चाहता हूं, बट आई हैव ओनली 50 रुपीज विद मी। अच्छा, इस प्रॉब्लम पे जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो इस प्रॉब्लम को और मुश्किल करती है ये तीसरी बात। और वो तीसरी बात क्या है? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, साथ में उनके अल्टरनेटिव यूसेस भी हैं। अभी जैसे एग्जांपल दिया मैंने, 50 रुपए है, या तो 50 में आप आम खरीदो या आप मैंगो खरीदो। तो हम डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं उसका। सबसे अच्छा एग्जांपल आप दूध का ले लो भैया। अपने घर में दूध होता है, कोई चाहता है कि मैं सीधा दूध कंज्यूम करूं, कोई चाहता है नहीं मैं उस दूध का दही बना के खाऊं, कोई कहता है नहीं नहीं इस दूध का ना पनीर बना के खाएंगे, कोई कहता है जी मक्खन निकाल के खाना है। तो एक दूध है और उसके इतने सारे यूजेस हैं। तो ये तीनों बातें मिलके एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यही है हमारी। और इस प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? इन तीनों की वजह से हमें करनी पड़ती है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब हो गया भैया अब सोच समझ के हमें अपने खर्चे करने हैं, सोच समझ के हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करने हैं। क्योंकि अगर हमने गलत जगह अपने रिसोर्सेज को यूज कर लिया तो फिर क्या होगा? अगर हमने बिना सोचे समझे अपने रिसोर्सेज को यूज किया और बाद में क्या हो जाएंगे? ये खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो फिर आप अपनी इच्छाओं को क्या करोगे? इसीलिए आप जो एड देखते हो टीवी में कि पेट्रोल बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, है ना, ये क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोल हुआ, है ना, ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी हुई, ये बहुत लिमिटेड है। हर कोई इसको नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, नहीं खरीद कर पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करती है कि आप जिस कमरे में नहीं बैठे हो उस कमरे की लाइट पंखा बंद कर दो, बिजली बचाओ। क्योंकि यहां आप जो बिजली बचाओगे वो बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी हम पावर किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको उसकी जरूरत है। तो ये चीजें हमें सोचनी होती है, रैशनल मैनेजमेंट करना होता है रिसोर्सेज का। इसको ऐसे समझते हैं बेटा,
रैशनल मैनेजमेंट को ऐसे समझते हैं, आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हैं, आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हैं बच्चे, और आप करने जा रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है एक दोस्त आपका पार्टी मांग रहा है, भाई पार्टी दे दे, मोमोज खिला दे, है ना, पार्टी दे दे, और एक तरफ आपको किताब खरीदनी है, आपकी जेब में है सिर्फ 500 रुपए। अब आपको सोच समझ के खर्चा करना है, भाई पार्टी करूं या किताब लूं, है ना। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और इसी को बोला हमने, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हमने जो डिसीजन लेते हैं इसी को हमने बोला रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सारी बातें समझ में आ गई। तो यहां से हमारी निकल के आती है इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने बोला इसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि सर जी अब खर्चा करे तो करे कहां। तो इसका छोटा सा सॉल्यूशन है कि हमें जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रोडक्ट, हम उस पर अपना खर्चा करेंगे। कहां करेंगे, जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा वहां हम क्या कहते हैं अपना प्रोडक्शन कंजम्पशन करेंगे। तो इतनी सारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स में से जो मेरी सबसे ज्यादा मुझे सेटिस्फाई करेगी उसको, उसके ऊपर मैं अपने रिसोर्सेज को लगाऊंगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है एकदम। चलो तो दूसरी बात हम ये लिखते हैं, एक लाइन में इस बात को समझ लेते हैं कि वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस मस्ट बी मेड। अब कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस, यही वाले कि भाई हमारे पास इतने सारे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव यूजेस है, तो भाई अपने में रिसोर्सेज का यूज कहां करूं, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यूज कहां करूं मैं, मस्ट बी मेड टू एलोकेट। तो मैं क्या सोच के करूंगा, मस्ट मेड टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जहां मेरे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज होते हों, वेस्ट ना होते हों और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे देते हों, वहां मैं अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का सबसे पहले यूज करूंगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है, इतना ही समझना है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे दिए मैंने रुपीस का भी एग्जांपल दे दिया, मैंने दूध का भी एग्जांपल दे दिया। यही दो बातें ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज ऑफ these 3 points, and these points are unlimited wants, limited resources, alternative uses of resources, and that is why we have to do rational management of resources. And what is rational management of resources? First, we should spend our resources which gives maximum satisfaction, as well as economic resources are being used efficiently, कम से कम वेस्टेज हो हमारे रिसोर्सेज का, या बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन हमारा छोटा सा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो हमने यहाँ पे लेना शुरू किया। इकोनॉमिक्स को समझा हमने यहाँ पे इकोनॉमी को समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया था, बस उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी देख लेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा हमने ऊपर कहा था कि इट स्टडीड एट इंडिविजुअल लेवल, इसकी जो स्टडी होती है एट इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जाम्पल ले लो भाई, कंज्यूमर का बिहेवियर,
कंज्यूमर्स बिहेवियर, कि कंज्यूमर अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करता है, या फिर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, और इसी को बोला जाता है प्राइस थ्योरी। मैंने बताया था कि स्टडी ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हो। और मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इट स्टडीड एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। भाई इकोनॉमी क्या? एक सिस्टम या कंट्री जिसके अंडर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, सेल, परचेज, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इकोनॉमी एज अ होल। पूरी कंट्री के ऊपर आपकी रिसर्च वो स्टडी हो रही है और उसकी प्रॉब्लम के ऊपर आपकी स्टडी हो रही है। ये बोला हमने इंडिविजुअल लेवल पे, इसको बोला हमने इकोनॉमी एज अ होल। इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो स्टडी ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और एनी कंट्री, ग्रोथ रेट ऑफ नेशन, भाई हमारा देश जो है नेशनल आउटपुट या नेशनल आउटपुट कि हमारे देश में होने वाले प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हर साल किस रेट से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो कितनी रेट से बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा देश ग्रो कर रहा है कि हम अपने देश के लेवल पे हम अपनी सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। अब जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं इनको हम कांस्टेंट कर देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनकी इंपैक्ट को समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। देखो ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, मतलब पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, बातों को समझने के लिए। रियलिटी में क्या दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हो सकते हैं, रुके रह सकते हैं? नहीं रुके रह सकते। ये तो हम अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, अपनी बातों को समझने के लिए, क्योंकि देखो अगर मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स के मतलब इंपैक्ट को पता लगाना है तो दूसरे को तो वही रोकना पड़ेगा ना कि कहीं चेंजेस हो रहे हैं, मैक्रो की वजह से चेंजेस हो जाए, तो आप सही डिसीजन या सही फिगर पे आप नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को हम कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट समझेंगे, उनके इफेक्ट्स को नहीं लेंगे हम। सेम अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कांस्टेंट बोलेंगे, उसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट बोलेंगे। तो हम यहां पे लिख रहे हैं मैक्रो मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन constant here, and similarly micro variables remain constant here। ये बात समझ लो, अगर माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है, और अगर मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो के कांस्टेंट है वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। आज हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखा, कल हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ कंट्री ऑफ इकोनॉमी।